राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। सिंदूर की होली नाटक हम लोग देख रहे थे। 3 अंक हैं इस नाटक में, जिनमें से 2 अंक हम लोगों ने देख लिया है और आज इस क्लास में हम लोग तीसरा अंक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रात, यूँ तो रात अंधेरी है ही, आकाश में बादल होने के कारण भयंकर हो उठी है। बंगले के बरामदे में उसी तरह कुर्सियां पड़ी हैं। बाईं ओर कोठरी के दरवाजे के पास बरामदे में फर्श पर एक लालटेन जल रही है। बड़े कमरे के किवाड़ उसी तरह खुले हैं। कमरे के एक भाग में बाहर की लालटेन का प्रकाश पहुंच रहा है। शेष कमरा अंधेरा है। माहिर अली चुपचाप बरामदे में आगे की ओर बैठा है। सांस भी ले रहा है या नहीं पता नहीं चल पा रहा। भीतर की ओर से मनोरमा का प्रवेश होता है। मनोरमा लालटेन के प्रकाश में आकर खड़ी होती है। क्षण भर के बाद बरामदे में निकलकर बाहर की ओर देखने लगती है। मनोरमा कहती है, उफ, कितना अंधेरा है। आज की रात तो जैसे। माहिर, अरे सो गए क्या? माहिर अली कहता है कि नहीं, सो नहीं रहा हूँ। मनोरमा कहती है कि क्या कर रहे हो इस तरह, बुलाने पर भी नहीं बोलते हो। माहिर अली कहता है कि आज की रात परलय है, किसी को बोलना नहीं चाहिए। यही बैठे बैठे झपकी आ गई। बड़ा डरावना सपना देखा है। अभी अभी 2 काले आदमी शैतान की तरह खौफनाक, खंभे से भी ऊंचे थे, हाँ इससे भी ऊंचे, काले लंबे लंबे दांत ओठ के बाहर हो गए थे, बड़े बड़े बाल। फिर डर कर चारों ओर देखने लगता है और हाथ उठाकर ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे खींचता है और यही मेरे सामने उतर पड़े। मेरा हाथ पकड़ के कहता है कि वो खींचने लगे। मैं घबरा के जाग गया। मालूम हो रहा है जैसे इधर चारों ओर भूत घूम रहे हैं। मनोरमा कहती है, हूँ? माहिर अली, शायद उसे ले जाने के लिए दूत आ गए हैं, चला भी गया होगा। मनोरमा कहती है कि क्या कह रहे हो? माहिर अली कहता है कि उसकी बोलती बंद हो गई है। उस घर का चिराग आज बुझ रहा है। आज ही तक उसका दुनिया का नाता था। मनोरमा एकाएक नीचे उतरकर बाहर की ओर निकल जाती है। माहिर अली कहता है, हाँ हाँ, क्या कर रही हो? उधर नहीं, उधर नहीं, इस अंधेरी में डर जाओगी, डर जाओगी। कहा मानो, डर जाओगी। आप लोग तो कुछ मानती ही नहीं। उसे ले जाने के लिए दूत इधर से ही आए हैं, इधर से ही, और लौटते वक्त झटके में पड़ जाना बुरा होता है ऐसे मौके पे। तो मनोरमा कहती है कि मेरे लिए रोने वाला भी कौन है माहिर, अगर कुछ हो भी गया तो। माहिर अली कहता है, उठकर उसकी ओर देखते हुए, कहाँ गई, किधर गई, आओ, बोलती क्यों नहीं हो? मनोरमा कहती है, कहो ना भाई, यहीं हूँ। माहिर अली कहता है, आप डरती नहीं हैं? मनोरमा कहती है कि नहीं, किस लिए डरूं मैं भला, मुझे ज़िंदगी लेकर क्या करना है। माहिर अली कहता है, वह देखिए आसमान की ओर, लुक फूटा हुआ, ओह कितना बड़ा, कितना बड़ा, सारा आसमान उजेला हो गया। मालूम हो रहा है मर गया वह। लौट चलिए, लौट चलिए। मनोरमा कहती है, क्यों शोर कर रहे हो जी? माहिर अली कहता है, उन सब के लौटते वक्त आप रास्ते में पड़ जाएंगी। तो मनोरमा कहती है कि अच्छा, तो अगर मेरी उन सब से भेंट हो जाएगी तो मैं उसे जाने न दूंगी, पकड़ कर रख लूँगी।
माहिर अली कहता है किसे? मनोरमा कहती है उसी लड़के को, रजनीकांत को। माहिर अली कहता है कि उसको किस तरह? मरने वाले को कभी किसी ने पकड़ के रखा है? मनोरमा कहती है देखो तंग ना करो, जाओ मुझे यहीं खुले आकाश के नीचे रहने दो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। माहिर अली कहता है अच्छा आप यहीं रहिए तो मैं जाकर बैठूं, आगे न बढ़िएगा। आगे बढ़ने में फिर माहिर अली लौट के बरामदे में खंभे के पास बैठता है और बाहर की ओर से मनोज शंकर और चंद्रकला का प्रवेश होता है। चंद्रकला आगे बढ़ के कुर्सी पे बैठ जाती है और मनोज शंकर खड़ा होकर माहिर अली की ओर देखने लगता है और आगे बढ़ के लालटेन उठाता है और उसे माहिर अली के मुंह के सामने कर देता है। मनोज शंकर कहता है अरे तुम रो क्यों रहे हो? माहिर अली घुटनों में अपना मुंह छिपा लेता है और कहता है रोशनी नहीं नहीं, रोशनी नहीं। मनोज शंकर लालटेन अलग रखते हुए कहता है लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? माहिर अली कहता है दुनिया किस्मत को रोती है, मैं भी रो रहा हूँ। चंद्रकला कहती है सीधे क्यों नहीं कहते, क्या बात है? माहिर अली चंद्रकला की ओर देखते हुए कहता है इधर राय साहब भगवंत सिंह ने 40,000 दिया है साहब को, और उधर अस्पताल से खबर आई है कि उसकी हालत ख़राब हो गई, मौत के वक्त बयान लेने फ़ौरन आइए। किस तरह नोटों का पुलिंदा भीतर फेंक कर चले गए हैं, सीधा टेढ़ा यही है, इसी पर मैं रो रहा हूँ। चंद्रकला घबरा कर उठती है, तेज़ी से सांस लेकर कई बार सिर हिलाती है, फिर वहीं एकाएक बैठकर ऊपर छत की ओर देखने लगती है और मनोज शंकर सन्न होकर धरती की ओर देखते हुए कहता है कि हूँ 40 और 10 50,000 उसकी मृत्यु का मुआवजा तो लिया गया, अब कानून और व्यवस्था का अभिनय होगा माहिर। माहिर अली कहता है कि जी। मनोज शंकर कहता है कि तुम कब से इस नौकरी में हो? माहिर अली कहता है 15 साल हो गए, मथुरा से मुरादाबाद गए, फैजाबाद गए, गाजीपुर गए और इधर यहाँ हैं, आप तो जानते ही हैं। मनोज शंकर कहते हैं हूँ, तुम्हारी तबीयत इस नौकरी से कभी? माहिर अली कहते हैं कि अब तक मैं कभी चला गया होता, लेकिन मैं जी नहीं सकता, मैं अपना हाथ जो कटा चुका हूँ उसी डर से अब तक। तो मनोज शंकर कहते हैं कि कैसा हाथ कटा चुके हो? माहिर अली कहता है कि लेकिन कह देने पर तो फांसी पड़ जाएगी। मनोज शंकर कहता है कि फांसी पड़ जाओगे? माहिर अली कहता है जी हाँ, साहब तो यही कहते हैं, और इसीलिए 10 वर्ष बीत गया, कभी किसी को पता नहीं चला कि मैंने। मनोज शंकर कहता है कहो, यहाँ कोई नहीं है, जो कहना है कहो। तो माहिर अली कहता है कि आप हैं ना, आप ही से तो छिपाना था, लेकिन सहम कर चुप हो जाता है। मनोज शंकर कहता है कि माहिर, तुमने तो मुझे संदेह में डाल दिया, आज सवेरे जो तुमने कहा था उसमें कुछ और। माहिर अली कहता है नहीं नहीं, कोई सुबह नहीं, मैंने कभी। मनोज शंकर कहता है लेकिन तुम इस तरह कांप क्यों रहे हो? माहिर अली कहता है कातर स्वर में, लेकिन कह देने पर मेरी जान नहीं बच सकती, मैं फांसी पड़ूंगा। चंद्रकला कहती है उफ, इस समय आप लोग चुप रहें, सब किसी की जान आज ही क्यों जाए, जिसे मरना था वह तो मर ही गया। मनोज शंकर कहता है चंद्रकला शांत रहो,
सारा संसार मरता है, एक ओर मृत्यु हो रही है, दूसरी ओर जन्म हो रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। माहिर अली क्या कह रहा है, जीवन का रहस्य है उसमें, सुनो। और चंद्रकला उद्विग्न होकर उठती है और भीतर चली जाती है। कहता है, मनोज शंकर कहाँ जा रही हो, सुनो। चंद्रकला कहती है, नहीं, मैं जा रही हूँ अब सोने। मनोज शंकर कहता है, ऐं तुम्हें नींद आएगी? चंद्रकला कहती है, यह न पूछो, नींद ऐसी आए जो कभी टूटे ना। वेग से उसका प्रस्थान होता है। मनोज शंकर कहता है, माहिर कह दो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। माहिर अली कहता है, आपसे, और घबरा के उसकी ओर देखने लगता है। मनोज शंकर कहता है कि तुम मेरा विश्वास नहीं करते। माहिर अली कहता है, इस बारे में। मनोज शंकर कहता है कि तुम इतने घबरा क्यों गए हो और इस तरह कांप क्यों रहे हो? माहिर अली कहता है, यह कयामत की रात है, आज दुनिया का निशान मिट जाएगा। मनोज शंकर कहता है, देखो, कयामत की रात तो रोज आती है, रजनीकांत के लिए आज ही कयामत की रात थी। कल संभव है मेरे लिए हो या तुम्हारे लिए हो, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं। माहिर अली कहता है, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। मनोज शंकर कहते हैं, क्यों? माहिर अली कहता है, देखने के लिए, एक बार और आखिरी बार। तो मनोज शंकर कहता है कि पता नहीं उस तरह के कितने रजनीकांत आज मरेंगे और तुम यूँ इस तरह। माहिर अली कहता है, मैंने एक सपना देखा था कि मुझे पकड़ने के लिए 2 दूत या शैतान आए थे, मेरी बाह पकड़ने लगे और मैं घबरा के जाग गया। मनोज शंकर कहता है, अच्छा तो तुम बताओगे नहीं? माहिर अली कहता है कि कह तो दूंगा, और कह कर एक बार फांसी पड़ जाना रोज़ की फांसी से अच्छा है, लेकिन उसे देखना भी है। चलिए आप भी अस्पताल, रास्ते में सब कह दूंगा। तभी चंद्रकला का प्रवेश होता है। चंद्रकला पीले रंग की कामदार साड़ी पहने और सोने का चंद्रहार पहनी है, और मनोज उसकी ओर विस्मय से देखता है। चंद्रकला कहती है, इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? तो मनोज शंकर कहता है, चलोगी अस्पताल? चंद्रकला कहती है कि घंटे भर से ऊपर वहाँ रहे हैं, अब किस लिए? तो मनोज शंकर कहता है कि तब तो उसके मरने की संभावना न थी ना। चंद्रकला कहती है कि अब मैं जाकर उसे जिला तो दूंगी ना, अगर वह संभव होता तो जाओ देख आओ। तो मनोज शंकर कहता है कि मालूम होता है कि उतना समझाना व्यर्थ गया। जो मनोज शंकर चंद्रकला को समझाया था ले जाके बाहर, वो कहता है कि सब व्यर्थ गया। चंद्रकला गंभीर होकर कहती है कि जाओ, जाते क्यों नहीं? समझाने का अभी बहुत समय है, मैं आज ही नहीं मर जाऊंगी। मनोज शंकर और माहिर अली का प्रस्थान होता है। चंद्रकला चंद्रहार उठाकर देखने लगती है। बाहर से मनोरमा का प्रवेश होता है। मनोरमा उसके समीप जाके कहती है, वाह, क्या कहना है, मैं तुम्हें इसी रूप में देखना चाहती थी। चित्र बनवाते समय तुमने यह श्रृंगार क्यों न किया? चंद्रकला गंभीर होकर मनोरमा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तब? मनोरमा कहती है, हाँ कहो, तब क्या? चंद्रकला कहती है कि तब तो मैं पार्वती की तरह मृत्युंजय के लिए तपस्या कर रही थी। मनोरमा उसकी ओर ध्यान से देख के कहती है कि तुम्हारा चित्त शांत है ना? चंद्रकला कहती है, प्रशांत महासागर की तरह, अब लहरें न उठेंगी। वह चित्र कहाँ रखा है, जरा देना तो। तो मनोरमा कहती है, कौन? रजनीकांत का चित्र? चंद्रकला कहती है, हाँ।
मनोरमा कहती है कि शायद तुमने सुना होगा उसकी हालत। चंद्रकला कहती है कि हाँ, सुन चुकी हूँ, उनकी तैयारी हो चुकी है जाने की। अब मैं भी तैयार हो जाऊँ। मनोरमा कहती है कि किस लिए? चंद्रकला कहती है क्यों? मनोरमा कहती है लेकिन तुम्हारी आंखें। चंद्रकला आंखें मल के कहती है मेरी आंखें? दिखाई तो पड़ रहा है मुझे। मनोरमा कहती है कि इतनी चमक क्यों रही है तुम्हारी आंखें? चंद्रकला क्षण भर के लिए ऊपर छत की ओर देखने लगती है। उसके मुंह पर एक प्रकार का अस्वाभाविक साहस और तेज खेलने लगता है। मनोरमा उसकी ओर मंत्रमुग्ध की तरह देखने लगती है। चंद्रकला कहती है मुस्कुराकर, उद्विग्न क्यों हो रही हो? मनोरमा कहती है कि मुझे भय है कि तुम। चंद्रकला कहती है किस तरह का? मनोरमा कहती है शायद तुम अपना सर्वनाश करना चाहती हो। चंद्रकला कहती है कि वह तो हो चुका है। तो मनोरमा कहती है ओह, तो तुम्हारा मनोज बाबू से समझौता नहीं हो सका। तुम अब भी उसी मोह में हो। चंद्रकला कहती है कि बस कहना मत फिर। मेरे आत्मज्ञान को तुम मोह कह रही हो? मैं जिसकी थी हो चुकी, और समझौता कैसा? आग और पानी का समझौता? मनोज सब तरह से योग्य है, लेकिन उसके भीतर एक प्रकार का संदेह, एक प्रकार का अंधकार है जो मैं समझ नहीं सकती। वे स्वयं अपना विश्वास नहीं कर सकते। प्रयत्न उन्होंने भी किया और मैंने भी, लेकिन हम दोनों असफल रहे। मनोरमा कहती है कि हूँ, लेकिन यह अंग्रेजी विदेशी भावावेश, प्रथम दर्शन का प्रेम हमारे देश में नहीं चल सकता। चंद्रकला कहती है कि राम और सीता, दुष्यंत और शकुंतला का, नल और दमयंती का, अज और इंदुमती का प्रेम प्रथम दर्शन में ही हुआ था। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या देश, क्या विदेश। लेकिन मैं इस तरह सफाई न दूंगी। संभव है मेरा यह काम स्त्री जीवन और समाज के विधान के नितांत प्रतिकूल हो, लेकिन अब तो मैं कर चुकी। इसका मुझे दुख नहीं है और न तो मैं इसके लिए पश्चाताप करूंगी। मनोरमा कहती है कि बहन मैं। चंद्रकला कहती है कहो, मैं सुनना चाहती हूँ, जो कुछ भी है कहो। मनोरमा कहती है कि मुझे संदेह है कि तुम विचार नहीं कर रही हो। चंद्रकला कहती है मनोरमा, तुम्हारा आदर्श मेरे सामने है। तुम 8 वर्ष की अवस्था में विधवा हुई थी और मैं आज 20 वर्ष की अवस्था में विधवा हो रही हूँ। तुम्हारा तो निभ गया, लेकिन मेरा नहीं निभेगा। मनोरमा कहती है ओठ पर उंगली रखकर कि लेकिन मेरा तो विवाह भी हो चुका था। चंद्रकला कहती है तो विवाह तो मेरा भी हो गया। 1000-2000 आदमी भोजन न कर सके, 10-20 बार शंख न बजा, थोड़े से मंत्र और श्लोक न पढ़े गए भले, यही ना, पर विवाह तो हुआ ही। तो मनोरमा कहती है कि ये कैसा विवाह? चंद्रकला कहती है मुस्कुरा के, विवाह की कई प्रणालियाँ हैं। हमारे ही यहाँ पहले प्रचलित थी, अब ज़रूर रुक गई है, लेकिन खैर मेरा तो हो गया जी। जीवन में चिंता करने को बहुत कुछ है, एक यही भी रहेगा। मनोरमा कहती है बहन, सावधान होने की ज़रूरत है। चंद्रकला दोनों हाथों से उसे पकड़ के कहती है कि मनोरमा, मैं तो विचार करना जानती ही न थी, तुम्ही ने तो सिखलाया, और अब अधीर क्यों हो रही हो? तुम्हारा आदर्श क्यों केवल तुम्हारा रहे, मेरा भी हो, मुझे भी उसी आदर्श में जीने दो। मनोरमा कहती है कि मेरा आदर्श तो वैधव्य है, जो अपने बस की बात नहीं, लेकिन तुम क्यों अपना जीवन बिगाड़ रही हो, मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ।
चंद्रकला कहती है, इधर देखो, मजबूरी मेरे लिए भी है। तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक और फिर मानसिक हुई, पर मेरी मजबूरी प्रारंभ में ही मानसिक हो गई। तुम इस विचार में पड़ गई हो कि मेरा निर्वाह कैसे होगा। रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर स्त्रीत्व की मर्यादा बिगड़ गई। हमारा स्त्रियों का निर्माण भी उन्हीं उपकरणों से हुआ है जिनसे पुरुषों का हुआ है, लेकिन तब भी हम पुरुषों की गुलामी में सदैव चलते आ रहे हैं। हमारे भीतर कभी संदेह नहीं पैदा हुआ कि ऐसा क्यों है। पुरुष की 4 हाथ की सेज में ही हमारा संसार सीमित है। पुरुष ने स्त्री की कमजोरी को उसका गुण बना दिया और वह उसी प्रशंसा में सदैव के लिए आत्मसमर्पण कर बैठी। दूसरों की रक्षा में हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। चुप होकर वेग से सांस लेने लगती है और दोनों हाथों से सिर पकड़ के कुर्सी पर नीचे की ओर लटक जाती है। मनोरमा उसके पीछे जाकर उसका सिर संभालती है। चंद्रकला कहती है, छोड़ दो। शरीर और मन की इस कमजोरी के कारण हम संसार के उन्मुक्त वातावरण से खींचकर दीवालों के घेरे में, जेल में डाल दी गई। मनोरमा कहती है, ठहर जाओ। तुम्हारी छाती बड़े कमज़ोर से धड़क रही है और सांस भी तेज हो गई है। नहीं नहीं, अभी नहीं, ठहरो। चंद्रकला एकाएक कुर्सी से उठ के कहती है कि इस दुर्बलता को आज निकालना होगा। मेरे हृदय में वह हंसी गड़ गई है, मुझे रोना नहीं है। और अंगड़ाई लेकर बरामदे के नीचे उतर जाती है। मनोरमा आगे बढ़ती हुई कहती है कि कहाँ जा रही हो इस अंधेरे में। चंद्रकला कहती है कि सूर्य को बुलाने जा रही हूँ। दीपक से तो यह अंधेरा नहीं मिटेगा। चलोगी तुम भी? चलो ना, चलो। मनोरमा कहती है, अरे तुम्हें उन्माद हो रहा है क्या? चंद्रकला कहती है, छी, उन्माद क्यों होगा? मेरे भीतर आज चिरंतर नारीत्व का उदय हुआ है। मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है और तुम कहती हो मुझे उन्माद हो रहा है। मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूँ। मुझे किसी दूसरे पुरुष की सहायता की ज़रूरत नहीं है। रोटी और वस्त्र, मेरी शिक्षा इतनी हो चुकी है कि मैं अपना प्रबंध कर लूँगी। कोई चिंता नहीं है, मेरा वैधव्य अमर रहे। मनोरमा कहती है कि हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ आओ, आओ नहीं तो मैं रोने लगूंगी। चंद्रकला कहती है, तुम रोने लगोगी? किस लिए? तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? बाबूजी के 50,000 में से कुछ चाहिए तो आने दो। और आगे बढ़कर बरामदे में जाते हुए कहती है कि इच्छा थी इस अंधकार में अपने अभिसार को चल दूं, लेकिन मैं तुम्हारे पास रहूंगी। तुम मत रो। हम लोग अगर अपना रोना बंद कर सके तो फिर हमारी मुक्ति हो जाएगी। मनोज मेरी ओर इस तरह देख रहे थे मानो चारों ओर देख रहे हो, लेकिन मैं नहीं देखती कि मैंने कब चोरी की हो। ये करिए कि मनोज मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं चोर हूँ, लेकिन मुझे तो ये नहीं पता कि मैंने कब चोरी की है। कुर्सी पे बैठ के सिर के ऊपर से साड़ी हटा देती है और कहती है, ओह बड़ी गर्मी है, पानी भी नहीं बरसता। मनोरमा उसकी ओर ध्यान से देखते हुए कहती है कि अरे। चंद्रकला कहती है धीमे स्वर में, क्या है? मनोरमा कहती है, तुम्हारे सिर पे सिंदूर कैसा है? चंद्रकला कहती है कि मेरा विवाह जो हुआ है। मनोरमा कहती है, कहाँ? चंद्रकला कहती है, अस्पताल में। मनोरमा कहती है, अस्पताल में? अरे। चंद्रकला कहती है कि क्या अरे अरे कर रही हो, इसमें विस्मय क्या है? मेरा प्रेमी वही था। तुम जानती हो, यह मेरी सुहाग रात है। कितनी सुनी लेकिन कितनी व्यापक, इसका अंत नहीं है। मेरा पुरुष मुझे अपनी गुलामी में न रख सका।
मुझे सदैव के लिए स्वतंत्र कर गया। मुझे जो अवसर कभी न मिलता वह मिल गया। फिर मुस्कुरा के कहती है कि इस तरह विस्मय में क्यों देख रही हो तुम मुझे चंद्रकला? मनोरमा, चंद्रकला कहती है मनोरमा से। मनोरमा कहती है कि मुझे तो काठ मार गया। चंद्रकला कहती है लेकिन क्यों? मेरा सिंदूर देखकर? ये सिंदूर उन्हीं के हाथों से लगा है। और सिर पे दोनों हाथ रखकर धरती की ओर देखने लगती है। मनोरमा कहती है कि वे तो बराबर बेहोश थे, फिर कैसे? चंद्रकला कहती है कि हाँ। मनोरमा कहती है तब कैसे? चंद्रकला कहती है कि अगर वे बेहोश ना होते तब तो शायद यह संभव ना होता। मनोरमा कहती है लेकिन यह हुआ भी कैसे? यह भी तो। चंद्रकला कहती है गंभीर होकर धीमे स्वर में। चंद्रकला कहती है कि मैं अपने साथ सिंदूर लेते गई थी। सरकारी अस्पताल की हालत तो तुम जानती हो, कैसा प्रबंध रहता है रोशनी का और चीज़ों का। पास में एक लालटेन रखी थी। कोई कंपाउंडर उठा ले गया और मुझे मौका मिल गया। उनके हाथ पर सिंदूर रखकर मैंने लगा लिया। देखती नहीं हो कैसे सिंदूर की होली खेली गई है? अब बता रही है यही सिंदूर की होली है इस नाटक का। वो बेहोशी के हाथ में पड़ा है, मरने वाला है, और उसके हाथ में सिंदूर रख के लगा लेती है अपनी मांग में और कहती है देखो कैसी सिंदूर की होली है। मनोरमा कहती है उफ। चंद्रकला कहती है क्यों व्यर्थ की चिंता कर रही हो? मनोरमा कहती है तुम्हारी भावुकता। चंद्रकला कहती है कि जैसे मैंने कोई विचारहीन काम किया है। मनोरमा कहती है कि मैं तो। चंद्रकला कहती है व्यर्थ की बहस ना करो बहन। मनोरमा कहती है लेकिन। चंद्रकला कहती है फिर लेकिन? तुम्हारा लेकिन मेरा विश्वास नहीं डिगा सकता, और यदि तुम न मानोगी तो मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारा विधवापन निरर्थक है और मेरा विधवापन सार्थक है। मनोरमा कहती है हाय बहन, क्या मुझे तुम अपमानित कर रही हो? चंद्रकला कहती है ईश्वर जानता है मैं सच्चे मन और सच्ची आत्मा से कर रही हूँ। मनोरमा कहती है सच्चे मन और सच्ची आत्मा से? चंद्रकला कहती है हाँ। मनोरमा कहती है तुम क्षोभ में यह? चंद्रकला कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल शांत और प्रसन्न चित्त से। मनोरमा कहती है ओह जाने दो। चंद्रकला कहती है तुम्हारे मन में मेरे प्रति संदेह रह जाएगा। सुनो मैं क्या समझती हूँ, नहीं तो तुम। मनोरमा कहती है तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है, इस समय चुप रहो। चंद्रकला कहती है चुप तो मुझे रहना ही है, भविष्य में इस विषय पर व्याख्यान न दूंगी। यह रस मेरी आत्मा में भर गया है और यही मेरा संतोष है। पुरुष बलि है, सब तरह से बलि रहेगा। मैं द्वंद्व में विश्वास नहीं करती। स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया है, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। हमने कभी अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुनी बहन। तुम्हारा विधवापन तो रूढ़ियों का विधवापन है, वेद मंत्रों का और ब्रह्मा भोज का है। जिस पुरुष को तुमने देखा नहीं, जिसकी कोई धारणा तुम्हें नहीं है, जिसकी कोई स्मृति तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं सकी, उसका वैधव्य कैसा? तुम स्वयं सोच लो। मेरा वैधव्य वह निर्विकार मुस्कुराहट, यौवन और पुरुषत्व के विकास की वह स्वर्गीय आशा। मैं कल्पना करती हूँ 25 वर्ष की अवस्था में वह शरीर और वह हृदय कैसा होता। इसीलिए कहती हूँ कि मेरा वैधव्य सार्थक है।
मनोरमा उद्विग्न होकर उठती है। उसके मुंह पे विषाद और विस्मय के दृश्य आने लगते हैं। कभी तो धरती की ओर, कभी छत की ओर देखने लगती है। आंखें दीवार की ओर गड़ाकर कई बार सिर हिलाती है। चंद्रकला की ओर तीखी आंखों से देखती हुई एकाएक बाहर निकल जाती है। चंद्रकला उठती है, साड़ी का आंचल कई बार हिलाती है, गर्दन टेढ़ी कर कई बार इधर उधर देखती है, बरामदे में आगे बढ़कर बाहर की ओर देखती है और एक सांस लेकर भीतर चली जाती है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहता है। दाएं हाथ में शीशा लेकर चंद्रकला का प्रवेश होता है। चंद्रकला आगे बढ़कर बाएं हाथ से लालटेन उठाकर अपने मुंह के सीध में कर लेती है और शीशे में अपना मुंह देखने लगती है। तभी मनोरमा का प्रवेश होता है। मनोरमा गंभीर मुद्रा में कहती है कि आज तुम भावना और विक्षोभ की आंधी में उड़ रही हो। इस समय मेरे शब्द हल्के पड़ेंगे, नहीं तो मैं कह देती कि इस समय तुम्हारा यह शीशा देखना, जिस चीज़ को तुम आत्मज्ञान और चिरंतन नारित्व का उदय कह रही हो, वह नहीं है। तुम्हारा वैधव्य तो अमर रहे और तुम अपने ही रूप पर रिझती भी रहो। यह क्या है? चंद्रकला उस पर लालटेन का प्रकाश डालती हुई कहती है, क्यों? मनोरमा कहती है, तुम्हारा वैधव्य तुम्हारा है, वह तुम्हारा स्वर्ग हो सकता है, लेकिन उसमें समाज की संसार की क्या आशा है? वेद मंत्र, हवन, शंख ध्वनि, जिनके साथ तुम्हारा समझौता नहीं हो सकता, सामाजिक संस्कारों के लिए मुहर का काम करते हैं। विवाह हो गया इसकी सूचना और साक्षी का काम करते हैं। तुम अभी जो मुझ पर और सामाजिक रूढ़ियों पर भी सुगलती रही हो, उसके मूल में तुम्हारा विक्षोभ और तुम्हारी नई शिक्षा है। तुम उन पर रीझ गई और आज मरने पर तुम विधवा हो गई। मैं विधवा हुई थी एक बार, मेरे किसी दूसरे वैधव्य की संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि अब फिर कभी मेरे विवाह के नाम पर वेद मंत्र, शंख ध्वनि, ब्रह्मा भोज का अवसर नहीं आएगा। लेकिन तुम जो उनके मुंह में पड़ गई केवल एक बार देखकर, तुम क्या समझती हो? वैसी हंसी, मुस्कुराहट, शरीर की सुंदरता और उसका विकास, आँखों की बिजली और बालों का उन्माद, उस कोटि का इतने बड़े संसार में दूसरा न होगा। और तुम्हारी दानशील प्रवृत्ति वहाँ भी न उलझ जाएगी। मेरे साथ वेद मंत्रों और शंख ध्वनि का सवाल था, इसीलिए मैं एक बार विधवा हुई, लेकिन तुम्हारे साथ तो अनेक बार विधवा होने की संभावना है। भावुकता और विक्षोभ के अवसर पर निकलते हुए शब्द संस्कारों की मर्यादा इस तरह नहीं मिटा सकते, और इसलिए कि आदर्श उनका आधार नहीं होता, परीक्षा की आँच में ठहर भी नहीं सकते। अभी तक कुशल है, अराजकता संभव है। कुछ समय के लिए अव्यवस्था मिटा दे, लेकिन स्वतः व्यवस्था नहीं हो सकती। स्वतंत्र अस्तित्व आज दिन के नए विचार जो संसार को एकदम स्वर्ग बना देना चाहते हैं, उनमें से एक है। लेकिन इस नए स्वर्ग की कल्पना के मूल में कोई आदर्श नहीं है। हाँ, प्रवृत्ति की घुड़दौड़ के लिए यह काफ़ी मैदान दे सकेगा। चंद्रकला कहती है कि बस रहने भी दो। मनोरमा कहती है, क्यों? सुन लो, तबीयत नहीं चाहती? चंद्रकला उसकी ओर देखती हुई कहती है कि यह ना समझना कि मैं केवल शीशे में अपना सिंदूर और सौंदर्य देखती हूँ। मनोरमा कहती है, अच्छा? चंद्रकला कहती है, मेरा व्यक्तित्व तो मेरी अपनी इच्छा और प्रवृत्ति। मनोरमा कहती है, क्या मतलब? चंद्रकला कहती है, शास्त्र और संस्कार मेरा मत है, मेरी आत्मा को जो स्वीकार हो, बस, और कुछ नहीं। मनोरमा कहती है, हूँ, लेकिन आत्मा? आत्मा? हाँ जी, आत्मा अंग्रेजी अर्थ में या संस्कृत है। चंद्रकला कहती है, क्यों?
मनोरमा कहती है, मैं पूछती हूँ आत्मा तुम किस अर्थ में कह रही हो, अंग्रेजी मतलब में या जो मतलब अपने में यहाँ माना जाता है। चंद्रकला कहती है कि मैं तो, और चुप हो जाती है। मनोरमा कहती है कि अंग्रेजी में आत्मा की भावना अनादि की नहीं है। उनके लिए तो 50-60 वर्ष के जीवन में ही आत्मा कभी कभी 10-5 बार मरकर जी उठती है, या वे बुद्धि से बल से आत्मा को जब तबीयत चाहती है बदल दिया करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आत्मा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं होता। हमारे यहाँ तो आत्मा अनादि और अनंत है। आजकल के जिन लोगों को अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा मिल गई है, हमारे यहाँ वे भी आत्मा को खिलौना बना रहे हैं। वे भी कहने लगे हैं, अपनी पुरानी आत्मा को मार डालो, बदल डालो, नहीं तो कल्याण नहीं। और तुम भी शायद उसी तरह। चंद्रकला कहती है कि चुप भी रहो। मनोरमा कहती है, आ गया समझ में? चंद्रकला कहती है कि मैं समझना नहीं चाहती। नहीं, मुझे नहीं समझना है और ना समझाओ, मैं नहीं समझूंगी। मनोरमा कहती है, लेकिन यह तो। चंद्रकला कड़े शब्दों में कहती है, मैंने कह दिया ना, चुप रहो। मनोरमा कहती है कि हूँ। चंद्रकला कहती है कि अब जब कभी भाग्य से फिर भेंट होगी तो समझा जाएगा। भगवंत के 50,000 के लिए प्रायश्चित कौन करेगा, साथ ही साथ वह भी हो जाएगा। कुर्सी में गिरकर चुप हो जाती है। मनोरमा उसके पास जाकर खड़ी होती है। बाहर मोटर आने की आवाज़ होती है। चंद्रकला चौंक कर उठती है और अपने सिर को साड़ी से अच्छी तरह ढक लेती है। मनोरमा हटकर भीतर कमरे में चली जाती है। मुरारी लाल का प्रवेश होता है। मुरारी लाल का चेहरा उतरा हुआ है और आंखें कठोर हो रही हैं। मुरारी लाल चारों ओर घूमकर देखते हुए कहते हैं, चंद्रकला। चंद्रकला धरती की ओर देख रही है और मुरारी लाल कुर्सी आगे की ओर खींचकर बैठते हैं और उसकी ओर आंखें गड़ाकर देखने लगते हैं। नहीं सुनाई पड़ता? चंद्रकला कहती है, जी। मुरारी लाल कहते हैं, शाम को गई थी अस्पताल में, बोलती क्यों नहीं? चंद्रकला कहती है, जी। मुरारी लाल क्रोध में कहते हैं, बस एक शब्द जी, मेरे सामने लाज आ रही है? और भरे अस्पताल में उसके सिर पे हाथ रखने में, उसके तलवों को सहलाने में लाज नहीं आई थी? दुनिया जान गई कि मेरी लड़की अस्पताल में एक मरे हुए लड़के की सहानुभूति में वहाँ तक खिंच गई थी। मैं कल किस मुंह से कचहरी जाऊँगा? मुमकिन है कलेक्टर सुने तो समझे कि मैं। और रुक कर उसकी ओर देखने लगता है और चंद्रकला वहाँ से जाना चाहती है। कहता है, कहाँ चली? ठहर जा, मैं हरगिज़ ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी मर्यादा इस तरह मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। अस्पताल क्यों गई थी? किसकी आज्ञा से? चंद्रकला कहती है, घूमने गई थी। मुरारी लाल कहते हैं, सारा दिन स्वांग किए रहो और शाम को घूमने गई अस्पताल में? चंद्रकला तेजी से भीतर निकल जाती है। कहता है मुरारी लाल, सुन, नहीं सुनाई पड़ता? अच्छा। और उठकर भीतर जाना चाहती है और बड़े कमरे में प्रवेश करते हैं। मनोरमा कमरे के भीतर से कहती है कि कहाँ इस तरह दौड़े जा रहे हैं? तो मुरारी लाल कहते हैं कि उससे पूछने की। मनोरमा कहती है कि शांत हो जाइए, क्रोध को शांत कीजिए, तब नहीं तो कोई और अनर्थ निश्चित है। मुरारी लाल कहते हैं कि कोई और अनर्थ? तुम अंधेरे में क्यों खड़ी हो? मनोरमा कहती है, चले बाहर, मैं कहती हूँ, सुन ले तब। क्रोध की उत्तेजना में वहाँ जाना ठीक नहीं।
मुरारीलाल कहते हैं, अच्छा चलो, सिर में बड़ा दर्द है, शायद ज्वर भी हो गया है। मनोरमा कहती है कि आपको? मुरारीलाल कहते हैं, हाँ। मनोरमा कहती है, आज का सारा दिन और रात को भी 10 बज रहे हैं, इस तरह झंझट और उत्तेजना में। मुरारीलाल कहते हैं बरामदे में कुर्सी पर बैठते हुए, हाँ कहो। मनोरमा कहती है कि उनका चित्त स्थिर नहीं है। मुझे तो संदेह है, अगर वे उत्तेजित की जाएंगी तो बड़ा अनर्थ होगा। मुरारीलाल कहते हैं कि हिस, अनर्थ होगा? मैं इतना गधा नहीं हूँ, और अगर अनर्थ भी होगा तो क्या, जैसे और सब सह रहा हूँ वह भी सह लूँगा। मनोरमा कहती है, उनके मस्तिष्क को विक्षोभ हो गया है, कहीं वे पागल ना हो जाए। मुरारीलाल कहते हैं कि पागल हो जाना इतना आसान नहीं है, नहीं तो मैं कभी ही पागल हो गया होता। उसके लिए मुझे जितना दुख अभी है, अभी बयान लेते वक्त। मनोरमा उत्सुक होकर पूछती है, क्या हुआ है, अभी या? मुरारीलाल कहते हैं कि नहीं, प्राय 1 घंटे हो रहा है मरे। 1 घंटा हो गया, रजनीकांत 1 घंटा पहले ही मर चुका है। कहते हैं मुरारीलाल कि मुझे उसका कितना दुख है ईश्वर जानता है, और यह लड़की? मनोरमा कहती है कि यह दुख की रात है ही, सब किसी को दुख है। आज क्रोध न कीजिए, आज तो रात बीतना ही नहीं चाहती। अच्छा, बयान क्या रहा? मुरारीलाल कहते हैं कि दिन भर बेहोश रहा, उसे होश भी हुआ तो थोड़ी देर के लिए रात को, नहीं तो बयान उसी वक्त ले लिया गया होता। मनोरमा कहती है, बयान है क्या? मुरारीलाल कहते हैं कि उसने किसी मारने वाले का नाम नहीं बतलाया। मनोरमा कहती है, क्यों? मुरारीलाल कहते हैं, ना मालूम, मैं तो हैरान हो गया। जीता रहता तो बड़ा आदमी होता, इसमें संदेह नहीं। जेब से एक कागज़ निकाल के कहता है, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं रजनीकांत वल्द रमापति सिंह ... का रहने वाला हूँ। 5 सितंबर दिन रविवार को 2 घंटा दिन रहते मैं अपना धान, जो कि बाग नंबर 131 के पश्चिम नंबर 133 में रोपा गया है, देखने गया। एक भद्र व्यक्ति जो वकालत करते हैं मुझसे बात करने लगे। इतने ही में पीछे से एक साथ मुझ पर 4 लाठियाँ पड़ी। मैं घबरा कर घूम पड़ा। जो महोदय मुझे बातों में फंसाए हुए थे उछल कर कई कदम पीछे हट गए और बोल उठे, मार डालो, अब क्या देखते हो? मैंने देखा 8 आदमी लाठियों के साथ खड़े हैं। एक ही साथ 8 लाठियाँ ऊपर उठी और मुझ पर गिरी। मैं वहीं गिर पड़ा और गिरने पर मुझ पे कितनी लाठियाँ लगी कह नहीं सकता। ये अपने बयान में लिखा है उसने, रजनीकांत ने। तो वकील ने प्रश्न किया, तुमने किसी को पहचाना? उत्तर आया, सबको पहचाना। रजनीकांत ने कहा कि सबको पहचाना। फिर वकील ने पूछा, नाम बताओ। रजनीकांत ने बताया कि नाम बतलाना मैं नहीं चाहता। मेरे परिवार में केवल 2 स्त्रियां हैं, कोई बच्चा भी नहीं है। मेरे परिवार की सारी आशाएं मेरे साथ जा रही हैं। मैं नहीं चाहता कि दूसरों की आशाएं भी अपने साथ लेता जाऊं। मनोरमा की ओर देखते हुए कहते हैं कि इसके बाद ही मैंने उसके मुंह की ओर देखा। उसकी आंखें बंद हो गई और मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा
और कह दिया, नाड़ी बंद हो गई। तभी मनोज और माहिर अली का प्रवेश होता है। माहिर बरामदे के नीचे खड़ा रहता है। मनोज आगे बढ़कर मुरारी लाल की कुर्सी के सामने खड़ा होता है। मनोज शंकर कहता है कि तो उन्होंने आत्महत्या नहीं की, आपने उन्हें मरवा डाला। मुरारी लाल चौंक के कुर्सी से उठते हैं, कहते हैं, मैंने? कौन कहता है? मनोज शंकर कहता है, अपने पिता के बारे में कह रहा है कि आपने उन्हें मरवा डाला। सबूत चाहिए तो माहिर अली खड़ा है और खून करने में उसने भी आपकी मदद की थी। मुरारी लाल कहता है, माहिर तुमने? माहिर अली कहता है, रजनीकांत के खून से वह सूखा हुआ पेड़, उस खून का सूखा हुआ पेड़ हरा हो गया। मनोज शंकर कहता है, याद कीजिए वह रात, 10 वर्ष बीत गया। आपने अपने मित्र को भांग पिलाकर नाव से नदी में ठेल दिया था, केवल 8,000 रुपया बचा लेने के लिए। आप उस वक्त भी डिप्टी कलेक्टर थे और माहिर आपका तब भी मुंशी था। उसी रुपए से आपने यह मोटर ली थी और गांव पर एक बंगला बनवाया था। मुरारी लाल कुर्सी पे गिर पड़ते हैं। मनोरमा वहीं बैठ जाती है। मनोज शंकर आगे बढ़कर मुरारी लाल का दायां हाथ जो कुर्सी से नीचे लटक रहा है, उसे संभाल के कुर्सी पे रखता है। मुरारी लाल धीमे हांफते स्वर में कहते हैं, मनोज, मैं बराबर प्रायश्चित करता रहता हूँ। तुम्हें मैंने अपनी सारी चिंताओं का, तुम जानते हो मेरा व्यवहार जैसा तुम्हारे साथ। मेरी इच्छा थी कि चंद्रकला से तुम्हारी, मैं सब ओर से अभागा था। मनोज शंकर कहते हैं, आपने स्वीकार कर लिया, मेरी आत्मा का बोझ उतर गया। अब मैं आत्मघाती पिता का पुत्र नहीं हूँ। उत्साह से कहता है, ओह मैं क्या था, इसी चिंता में मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, मानसिक बीमारी हो गई। बराबर रात को मैं उन्हें स्वप्न में देखता था और सारा दिन उसी स्वप्न की भावना में पड़ा रहता था। पढ़ाई में भी कभी मेरी तबीयत नहीं लगी। किसी तरह विषय तैयार कर परीक्षा पास करता गया। यही बात अगर पहले मालूम होती तो आज से 5-7 वर्ष पहले ही तो मेरा जीवन इतना नीरस न होता। मुरारी लाल कहते हैं, मनोज, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, मुझे क्षमा कर दो। एक लड़की थी, वह भी मुझसे ना संभल सकी। मनोज शंकर प्रसन्न होकर कहता है कि नहीं नहीं, अब मुझे प्रसन्न चित्त और निरोग आत्मा के साथ संसार में जीने दीजिए। मैं अपने लिए स्थान खोज लूँगा। आपसे कुछ लेना, आपकी प्रत्येक वस्तु में, आपकी किसी भी स्मृति में उस खून के धब्बे लगे हैं। मुरारी लाल कहते हैं, नहीं जी, कोई भी बुराई प्रायश्चित से मिट जाती है। मेरा प्रायश्चित पूरा हो गया। संसार में स्थान खोजने न निकलो, इसी स्थान को भर दो। चंद्रकला का विवाह तुम्हारे साथ हो जाए, बांसुरी बजाते हुए सुख से रहोगे। तुम्हें किसी तरह का अभाव नहीं रहेगा। मेरे पास इतनी संपत्ति है। मनोज शंकर विचार में पड़ जाता है और चंद्रकला का प्रवेश। चंद्रकला वही कामदार साड़ी और चंद्रहार पहने है। इस समय उसका सिर खुला है, साड़ी से केवल पीछे की ओर जूड़ा ढका है। मनोज शंकर उसकी ओर देख के जैसे काँप जाता है। उसके सिर को आगे बढ़कर देखता है, फिर पीछे हटकर दीवार के सहारे खड़ा होता है। मुरारी लाल उसके देख के पहले तो क्रोध में लाल उठते हैं, फिर सिर थाम के कुर्सी पे बैठ जाते हैं। मुरारी लाल कहते हैं, चंद्रकला? चंद्रकला कहती है, जी हाँ, कहिए, जो कुछ मन में आए कहिए। उस बार तो मैं संकोच में कह नहीं सकी,
लेकिन अब संकोच छोड़ना होगा मुझे। अपनी मर्यादा के भीतर जो कुछ चाहे मुझसे पूछ ले आज। मुरारी लाल कहते हैं कि मेरी मर्यादा तो तुमने बिगाड़ दी और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। चंद्रकला कहती है, लेकिन मैं तो आपके लिए सदैव प्रायश्चित करती रही हूँ। मनोज शंकर की ओर हाथ उठा के कहती है, इनके बाप की हत्या आपसे हुई और उसका बदला ये लेते रहे मुझसे, बार बार मुझे ठोकर मारकर। अस्पताल में मैं गई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। मेरे सिर पे यह सिंदूर उस 50,000 का प्रायश्चित है। आपने मुझे पैदा किया था। मैं विश्वास करती हूँ मेरा कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है जो कि आपके लिए। चुप होकर धरती की ओर देखने लगती है और मनोरमा वहीं खड़ी होकर खंभे पर सिर रख देती है। मनोज कुर्ते के नीचे से बांसुरी निकालकर होठ पे रखता है। मुरारी लाल कहते हैं, तुम इस वक्त बांसुरी बजाओगे? इस वक्त? मनोज शंकर कहते हैं, बजा दूं, आप लोगों को नींद आ जाएगी। मुरारी लाल कहते हैं, मेरा सर्वनाश हो गया और तुम व्यंग कर रहे हो? मनोज शंकर कहते हैं, प्रतिफल मिलता है ना। मेरा और रजनीकांत का सर्वनाश भी तो ये कह रहा है कि आपने मेरा और रजनीकांत का सर्वनाश किया, तो आपका भी तो सर्वनाश होना ही था। ये मनोज शंकर कह रहा है। मुरारी लाल कहते हैं कि तुम सब मिलकर उसका फल देना चाहते हो। मनोज शंकर कहते हैं कि हम लोगों ने इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। संचित कर्म जो चाहते हैं करा डालते हैं, इसमें हम किसी का दोष नहीं है। मुरारी लाल कहते हैं, चंद्रकला कहती है, जी। मुरारी लाल कहते हैं, अब क्या होगा? चंद्रकला कहती है, आपने कृपा कर मुझे शिक्षा इतनी दे दी है कि मैं अपना निर्वाह कर लूँगी। मुरारी लाल कहते हैं, तुम यहाँ रहना भी नहीं चाहती? चंद्रकला कहती है, नहीं, यहाँ रहने पर मैं आपके लिए, आपकी मर्यादा के लिए कलंक रहूँगी, और यहाँ से हट जाने पर और फिर पिता के घर में रहना अब तो उचित भी नहीं। माहिर अली कहता है, मैंने सपना देखा था ना, मैं कहता था ना कि आज कयामत की रात है। मनोरमा और मनोज शंकर साथी में दोनों बोल उठते हैं, हाँ, आज कयामत की रात है। और यहीं पे ये नाटक समाप्त होता है, सिंदूर की होली। उम्मीद करते हैं ये नाटक आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा उलझाऊ नाटक था, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पढ़ते गए समझ में आता गया कि क्या स्टोरी है इस नाटक की। ठीक, चंद्रकला है जो कि मुरारी लाल की बेटी है। मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर है जो कि बेईमान आदमी है, अपने दोस्त को ही मार डालता है पैसे की लालच में, ताड़ी पिला के और उसको भांग पिला के और नदी में गिरा देता है और कहता है उसने आत्महत्या कर ली। उससे पुत्र से बताता है तो उसका पुत्र इसी प्रायश्चित में पागल होता है कि मेरे पिता ने आत्महत्या क्यों की, आखिर क्या वजह थी, क्यों उन्होंने आत्महत्या की। उसके मन में ये सवाल चलते रहते हैं हमेशा और बहुत परेशान रहता है। वो 10 सालों से इन्हीं में जूझता रहता है। और चंद्रकला की सहेली है मनोरमा, जो कि 8 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई थी।